नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ श्रीकांत भगत और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। मैं पहले आपको बता दूं कि ये क्लास पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास होगी और मैं श्रीकांत भगत लगभग 20 वर्षों से पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। आज पहली क्लास है तो हम लोग ये समझेंगे कि हमें राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। और आज ही मैं आपको पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट भी करूँगा। इसके पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं कि पॉलिटी का सिलेबस क्या है। तो एक तो पॉलिटी में भारत की राज्य व्यवस्था इसको कहते हैं। ये किसी भी परीक्षा में आप आईएएस की परीक्षा दे, पीसीएस की परीक्षा दे, किसी भी परीक्षा में एक बड़ा एरिया भारत की राज्य व्यवस्था का होता है। एक बड़ा सेगमेंट है जो हमें पॉलिटी पढ़ना है उसमें। और यदि आपको प्रशासक बनना है तो प्रशासक बनने के लिए पॉलिटी का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। पॉलिटी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। पॉलिटी अगर हम बात करें, राज्य व्यवस्था की बात करें, तो इसमें एक तो पहली बात जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भारत का संविधान। इसमें हम पढ़ते हैं भारत का संविधान। पहली चीज पढ़ते हैं, इसके बारे में आज अभी मैं लिस्ट करूंगा आपसे कि भारत के संविधान में हमें क्या क्या बातें पढ़नी है, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। तो संविधान के अलावा कई ऐसी राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसको हमें पढ़ना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर चुनाव। चुनाव एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। वैसे कई प्रक्रिया होती हैं जो राजनीतिक होती हैं, इसे हमें पढ़ना है। भारत में विधायी विकास। तो देश में ऐसे कई कानून बनते हैं। जैसे आपने आरटीआई का नाम सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो आरटीआई कानून हम पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे एमजी नरेगा, अब उसका नाम बदल दिया गया। या फिर भारतीय न्याय संहिता, ऐसे 3 नए कानून लाए गए। ऐसे कानूनों को, ऐसे विधियों को, विधि यानी कानून को संसद बनाती है, राज्य की सरकारें बनाती हैं, राज्य की विधायिका विधानमंडल बनाता है। तो इन विधियों को हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। एक तो भारत का संविधान पढ़ते हैं जो बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया पढ़ते हैं जैसे चुनाव। भारत में विकास पढ़ते हैं, जैसे विधि, कोई नया कानून बना, नया अधिनियम आया, सरकार के नए आदेश जारी हुए, इसको हम पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं न्यायिक संदर्भ। में हम पढ़ते हैं न्यायिक संदर्भ। न्यायिक संदर्भ का मतलब हुआ कि जो हम पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, तो आपने अगर कल का न्यूज़ पढ़ा होगा तो कल आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर चलने को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुना आपने? आप में से किसी ने सुना है? नहीं? कोई भी जो जिसने सुना है लिखें।
आपने सुना है सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में कहा, परसों ही कहा है कि फुटपाथ पे चलना एक मौलिक अधिकार है। तो ऐसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है और संविधान के विभिन्न प्रावधानों में अपनी समझ, अपने विचार, अपने दिशा निर्देश जारी करता है। कोर्ट कहता है ऐसे होना चाहिए, तो इसको हम न्यायिक संदर्भ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा संविधान के किस विषयों पर, हाई कोर्ट ने क्या कहा संविधान के किसी विषय पर, किसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया है, तो ये हम पढ़ेंगे, इसको न्यायिक संदर्भ कहते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है भारत का संविधान। अब पढ़ने का उद्देश्य क्या है इस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इसके पहले भारत का संविधान, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया यानी चुनाव, भारत में विधायी विकास और न्यायिक संदर्भ, ये 4 बातें हमें पढ़नी है। और भारत के संविधान के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो भारत के संविधान के अंतर्गत हमें जो चीजें पढ़नी है उसकी मैं आपको एक बार संक्षिप्त में आपको बता दूं कि क्या क्या बातें हमें पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, हमें शुरुआत करनी है पढ़ने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इतिहास आप पढ़ते हैं, आधुनिक भारत इतिहास पढ़ते हैं। आधुनिक भारत में एक विषय है संविधान का विकास। भारत में अंग्रेजों के जमाने से कैसे संवैधानिक विकास हुआ। भारत का जो आज का वर्तमान का संविधान है वह 1935 के अधिनियम से लिया गया है। यानी आज जो हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं उसका 75% भाग 1935 के अधिनियम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो ये यहाँ पर एक इसको भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम कहते हैं, 1935 से लिया गया है। आज का जो संविधान है इसका 70%, 75% जो आज का वर्तमान का संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का 75% भाग भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब यहाँ सीधा आप भारत शासन अधिनियम के बारे में जानने के लिए आपको अंग्रेजी जमाने से जो कानून बनते आ रहे हैं, संवैधानिक उपलब्धियां हुई हैं, उसको पढ़ना, उसको संदर्भ में लाना जरूरी है। तो यहाँ से शुरू होता है, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है और कई सारे कानून बनते हैं। तो जब हम संविधान पढ़ते हैं, ये रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, मैं आपको भी बात करूंगा इस पर। ये एक्चुअली लाइव क्लास है, रोज लाइव क्लास चलेगी, नोट्स मिलेगा आपको, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही बात कर सकते हैं, आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपने प्रश्न यहाँ लिख सकते हैं, मैं आपको उत्तर दूंगा। नोट्स लिखवाऊंगा आपको क्लास लेक्चर के साथ। कैसे पढ़ेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रतिदिन 2 घंटे की क्लास पॉलिटी की होगी, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। पॉलिटी क्लास जो मैं पढ़ाऊंगा ये लगभग 110 घंटे की क्लास मान के चल सकते हैं आप, 110 घंटे पढ़ाऊंगा। इतनी गहराई से पॉलिटी पढ़ाई जाएगी कि आप भारत में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं, इतना आप निश्चिंत रहिए। और जो क्लास आपका मिस करेगा उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, ठीक है। टाइम मेरी क्लास का, पॉलिटी की क्लास का प्रतिदिन 1 बजे दिन में रहेगा। बाकी और सब्जेक्ट्स यदि जोड़े जाएंगे तो उसकी क्लास का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सिलेबस जब मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत बारीक से, बहुत ध्यान से हर विषयों पर इन डेप्थ समझ आपकी विकसित करूंगा।
ताकि आप संविधान को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को गहराई से समझ सकें। आपके समक्ष प्रिलिमिनरी के क्वेश्चंस होते हैं, आपके समक्ष मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप पीटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, मेंस के आंसर लिख सकें। क्लास में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। मैं खुद ही आपको प्रश्न दूंगा, उसके आंसर की फॉर्मेटिंग करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि आंसर की फॉर्मेटिंग आपको कैसे करनी है, यानी आपको आंसर राइटिंग टेक्निक सिखाऊंगा। ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे होते हैं लेकिन लिखने में उनको दिक्कत होती है। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लिखना और किसी पीसीएस यूपीएससी की परीक्षा लिखना डिफरेंट है। तो कैसे आप यूपीएससी या पीसीएस की परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, कैसे आप अपने आंसर को इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो टॉपिक आपको कहीं और से, किसी और संदर्भ से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक अच्छे स्टूडेंट का काम होता है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसका अगर आपको कुछ रेफरेंस मिल रहा है तो पढ़ें। नोट्स तो आपको मिलेगा ही, साथ में अगर कुछ रेफरेंस आपको नोट्स के अलावा रेफरेंस कहीं मिल रहा है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। अदरवाइज जो क्लास में मैं पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट हो, यानी आपको इससे इतर, इससे हट के आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। एक बात और, ये क्लासेस, जब पॉलिटी की क्लास आपको पढ़ाई जाएगी तो अपडेटेड पढ़ाई होती। जैसे अभी मैं चर्चा करते करते मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वॉकिंग ऑन फुटपाथ, फुटपाथ पे चलने को, जो पैदल पथ होता है उस पर चलने को मौलिक अधिकार बताया। ये परसों का ही जजमेंट है। तो बिल्कुल अभी तक जितने भी डेवलपमेंट्स, जितना भी अपडेट हुआ है, वो सारे अपडेट आपको क्लास में दिए जाएंगे। और क्लास का डिस्कशन कैसा होगा, इसकी गहराई कैसे होगी, ये गहराई आप जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आप इसको समझना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है थोड़ा आपको मेरे बारे में भी जानना चाहिए। मैं लगभग 20 वर्षों से, 19 ईयर प्लस हो चुका है, 19 साल से ज़्यादा हो गए मुझे, लगभग 20 वर्षों से इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पढ़ाने के पहले मैं कस्टम की नौकरी में था, प्रिवेंटिव ऑफिसर की नौकरी कस्टम में की मैंने। उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो में मैं सेलेक्टेड रहा। मैंने आईएएस के इंटरव्यू दिए। मेरी 3 पुस्तकें हैं लिखी हुई। मेरा नाम अगर SRI, SHRI नहीं, SRIKNT BHA GAT आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरी आपको 3 पुस्तकें मिलेंगी। उसमें 2 लोक प्रशासन की पुस्तक है, एक नीति शास्त्र पर लिखी पुस्तक है। और मैं गिन नहीं सकता कितने स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए, कितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स पढ़ाए, इसकी गिनती मैं नहीं कर सकता। अभी भी हजारों की संख्या में स्टूडेंट गाइडेंस लेते हैं, उससे गाइडेंस लेते हैं। मेरे पढ़ाने की टेक्निक, मेथड, ये सब आप जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप समझेंगे। मेरा एक ही विजन होता है कि जब आप प्रतियोगिता परीक्षा के में बैठें, खासकर जब आप प्रीलिम्स या मेंस का एग्जाम लिख रहे हो, तो आपको मेरा चेहरा सामने दिखे, इस सर ने मुझे ये पढ़ाया था। तो जब आप एग्जाम में बैठें तो बार बार आपको मेरा ध्यान आए, ये बात सर ने मुझे बताई थी, सर ने मुझे पढ़ाया था। यही मेरा एकमात्र जीवन का उद्देश्य है कि स्टूडेंट जब एग्ज़ाम लिख रहा है तो उसे मैं दिखाई पड़ूं, दिखूं, उसे मेरी याद आए सर ने मुझे पढ़ाया। तो मैं एक अनुभवी शिक्षक हूं, मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मुझे पता है। आप में कैसे किसी विषय वस्तु के बारे में गहरी समझ विकसित करनी है, ये मुझे पता है। आपके समक्ष आपके बहुत सारे सवाल हैं,
पीवाईक्यू कैसे कवर होगा, मेंस का क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो अभी तो क्लास शुरू ही किया मैंने, जब क्लास हम करना शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसमें वो डिस्कशन भी करना शुरू करेंगे। भाई कभी कभी क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, मेंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये एक डिटेल्ड क्लास होगी, इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, आप भी इत्मीनान से पढ़ेंगे। वीक में 6 डेज क्लास रहेगी। आपकी जो क्वेरी होगी आप मुझसे पूछते रहेंगे, लेकिन क्लास में आप वही क्वेरीज करें जो क्लास के लिए रेलिवेंट हो। ऐसे प्रश्न जो आपको प्रबंधक से पूछना चाहिए, मैनेजर से पूछना चाहिए, वो आप मुझसे ना पूछें। आप शिक्षक वाले प्रश्न पूछें, शिक्षक क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर डे लाइव क्लास है, प्रतिदिन लाइव चलेगी। मैं उपलब्ध रहूंगा प्रतिदिन, वीक में 6 डेज उपलब्ध रहूंगा, मंडे टू सैटरडे। आप ऐसे ही जुड़कर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप एकेडमी में आप जुड़ करके बात कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा था, हम लोग पहले तो हम बात कर रहे हैं कि आप क्वेश्चंस कम पूछें और पढ़ाई पर ध्यान दें। एक बात यह है कि स्टूडेंट को चाहिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम सर क्या करने जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होने से आंसर रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो हम लोग पहले, हमें क्या पढ़ना है, पहले तो पॉलिटी सेगमेंट पढ़ रहे हैं हम, नंबर 1। मेरे बारे में मैंने आपको परिचय दे दिया। जो हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं तो पॉलिटी में हम क्या बातें पढ़ेंगे, तो भारत का संविधान पढ़ेंगे, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया पढ़ेंगे, भारत में विधायी विकास पढ़ेंगे, न्यायिक संदर्भ पढ़ेंगे, ये बातें पढ़ेंगे। और पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, तो पॉलिटी में हमें एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ना है, कैसे आज जो वर्तमान का संविधान है, मैंने आपको बताया कई स्रोतों से लिया गया है। जो भारत का संविधान है उसके कई स्रोत हैं। जैसे हमने बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, उसको मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान में रखा। तो बिल ऑफ राइट्स हम अमेरिका से लेते हैं, संसदीय प्रणाली हम ब्रिटेन से लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ लिया, समवर्ती सूची उठा लिया, जर्मनी से हमने आपातकाल का प्रबंध ले लिया। ये सब बातें तो बेसिक बातें आप जानते हैं, लेकिन हमने अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स लिया, मौलिक अधिकार अमेरिका से आयात किए, फिर भी हमारे मौलिक अधिकार में और अमेरिका के मौलिक अधिकार में अंतर है। हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया है, लेकिन हमारा मौलिक अधिकार और अमेरिका का मौलिक अधिकार अंतर है। हमारे यहां का मौलिक अधिकार वैधानिक अधिकार के सिद्धांत पर निर्भर करता है, अमेरिका का मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत पर निर्भर करता है, यानी अंतर है। हमने मौलिक अधिकार लिया अमेरिका से, पर उसमें अंतर है। वैसे ही हमने 1935 के अधिनियम से भारत के संविधान का 75% हिस्सा आयात किया। 75% कॉन्स्टिट्यूशन हमने, भारत के संविधान का 75% भाग हमने 1935 के अधिनियम से लिया, लेकिन फिर भी उसमें अंतर है। एज इट इज ठीक उसी प्रकार हमने आयात नहीं किया। तो इसको समझने के लिए हमें पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत है, हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत है, कैसे कैसे भारत में संवैधानिक विकास हुआ। तो हम संवैधानिक विकास पढ़ेंगे भारत में, फिर हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, संविधान कैसे बना, संविधान सभा का जन्म हुआ, संविधान सभा की कैसे बैठकें हुई, कैसे उसकी समितियां बनाई गई, क्या प्रक्रिया अपनाई गई संविधान
का जो मसौदा तैयार हुआ अंबेडकर द्वारा किया गया, अंबेडकर के और साथी जिस जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर, उनके साथ मिलकर एक समिति ने इस मसौदा तैयार किया संविधान का। उसके बाद कैसे संविधान सभा ने उस पर चर्चा की और अंततः संविधान बना। तो ये प्रक्रिया हम पढ़ते हैं संविधान का निर्माण के अंतर्गत। तो हम संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, आप ये जानते होंगे कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या प्रक्रिया, क्या मेथड, किस तरह से परिचर्चा हुई, विश्लेषण हुआ, हम संविधान के निर्माण में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं भारत के संविधान के विशिष्ट लक्षण। मैं कोशिश करूंगा कि इसी टॉपिक से आपकी पढ़ाई शुरू कराऊं। भारत के संविधान के मुख्य लक्षण क्या है, विशिष्ट लक्षण क्या है, जो भारत के संविधान को दुनिया के अन्य संविधानों से अलग बनाता है। तो कैसे भारत का संविधान दुनिया के अन्य संविधानों से अलग है, उसमें जैसे विभिन्न संविधानों के संचित अनुभवों का समावेश, सबसे लंबा संविधान, लचीला, अधिक कठोर, कम। जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स से ही मैं कोशिश करूंगा शुरू करूं आपको पढ़ाना। जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम बहुत सी बेसिक बातें, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, मौलिक अवधारणाएं, हम इसके साथ साथ पढ़ते जाएंगे। और तब तक, जब तक मैं आपको ये पढ़ाऊंगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहा है। तो ये भारत के संविधान के विशिष्ट लक्षण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेसिक्स इसके अंदर अंतर्निहित है। अब मान लीजिए अगर ये प्रश्न उठता है कि संसदीय प्रणाली क्या है, तो संसदीय प्रणाली राष्ट्राध्यक्षीय प्रणाली से भिन्न है। कैसे भिन्न है? उसी में संसदीय प्रणाली में एक विषय है कैबिनेट सिस्टम, उसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है, यहीं पढ़ते पढ़ते एक सब संदर्भ आएगा, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो सामान्यतः तो लोग रूल ऑफ लॉ के बारे में जानते हैं, सामान्यतः तो रूल ऑफ लॉ के बारे में जानते हैं, पर रूल ऑफ लॉ किन किन मुख्य विचारों से मिलकर बना है, ईवी डाइसी नाम के चिंतक ने रूल ऑफ लॉ दिया है। रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है उसमें कौन सी मुख्य बातें हैं और उनमें से कौन सी बातें हमारे संविधान में लागू है, हमारे देश में लागू है। ठीक है। अब किसी ने लिखा पीडीएफ से मत पढ़ाइए सर, ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन है, पीडीएफ मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं पीडीएफ लेक्चर नहीं लेता हूं। एक बात और क्लियर कर दूं आपको जो पढ़ाऊंगा लिख के पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा आपको दिखाना है, डिस्कस करना है, इसलिए पीडीएफ बनाया है। अदरवाइज ये पीडीएफ क्लास नहीं होगी, ये क्लास बोर्ड वाली क्लास होगी। आपको बोर्ड पर समझाया जाएगा और लिखाया भी जाएगा, दोनों चीजें साथ में होंगी। तो चूंकि सिलेबस है इसलिए पीडीएफ लिया गया, नहीं तो पीडीएफ नहीं रहेगा। ठीक है, पीडीएफ क्लास नहीं कराता हूं मैं, सब कुछ मुझे याद है, मेरे दिमाग में फीड है, वो सारी बातें आपको बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से पढ़ाई और समझाई जाएंगी। तो इसमें जब मैं कह रहा था भारतीय संविधान के जब विशिष्ट लक्षण पढ़ेंगे तो बहुत सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो स्टूडेंट को लगता है कि मुझे पता है, लेकिन वास्तविकता में वो चीजें हो सकता है उनको नहीं पता हो, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती हैं। तो बेसिक बातें आपको यहां पर भारतीय संविधान के विशिष्ट लक्षण में पढ़ाई जाएंगी। फिर नागरिकता का विषय है, नागरिकता एक ज्वलंत मुद्दा है। जैसे मान लीजिए आपको नागरिकता जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक कॉन्सेप्ट है एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन। तो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन कैसे इससे जुड़ा हुआ, नागरिकता से जुड़ा हुआ है। अभी हाल में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में पाकिस्तान से आए किन लोगों को भारत में नागरिकता दी जानी चाहिए, उस पर एक विवाद हुआ। बांग्लादेश से बहुत से लोग हमारे देश में आकर रहते हैं, उन लोगों की नागरिकता की स्थिति क्या है। जो भी करंट डेवलपमेंट्स, जो भी समसामयिक घटनाएं घटेंगी, जब ये पढ़ाया जाएगा उससे जोड़कर उसकी व्याख्या करके आपको समझाया जाएगा।
ये जो नागरिकता के बाद हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, सॉरी, मौलिक अधिकार ये एक ऐसा विषय है जो आप किसी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं नहीं करते हैं, प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार के बारे में जानना चाहिए। मौलिक अधिकार हमारे संविधान का सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल विषय है। सबसे जटिल इसलिए है क्योंकि इसके प्रावधान बहुत व्यापक हैं। दूसरा, इसमें कोर्ट का जजमेंट आता रहता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अपने विचार व्यक्त करती रहती है, हाई कोर्ट्स अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैदल चलना मौलिक अधिकार है। तो किस आर्टिकल के तहत इसको मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा? आर्टिकल 19(1)A, आर्टिकल 19(1)B, आर्टिकल 19(1)C से इसका क्या रिलेशनशिप है? अनुच्छेद 19(1) क से अनुच्छेद 19(1) ख से अनुच्छेद 19(1) ग से इसका क्या संबंध है? वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई जजमेंट्स दिए हैं। जैसे पुट्टू स्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा निजता का अधिकार। तो निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार का जो जजमेंट पुट्टू स्वामी मामले में दिया, तो वो जजमेंट क्या था? उससे संविधान में मौलिक अधिकार की कौन सी बातें प्रभावित होती हैं? यह जटिल है। स्टूडेंट के लिए एक विषय आरक्षण है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम आरक्षण के साथ हैं क्योंकि उनको आरक्षण मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम आरक्षण के विरोधी हैं क्योंकि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो आरक्षण विषय क्या है? संविधान में किस तरह के प्रावधान है? उसकी फिलॉसफी क्या है? क्या आरक्षण होना चाहिए? होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? आरक्षण का दर्शन क्या है? इसको आप जानते हैं। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है और इस पर कई सारे जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के आते रहते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप तैयारी करें सिविल सेवा की ना करें, आपको मौलिक अधिकार आना चाहिए। यही कारण है कि जब कोई स्टूडेंट पॉलिटी पढ़ लेता है, जब पॉलिटी की पढ़ाई पूरी कर लेता है, तो वो आधा प्रशासक बन जाता है। यानी वो भले ही प्रशासक बने ना बने, सिविल सेवा में सेलेक्ट होना हो, लेकिन उसमें प्रशासक का कैरेक्टर आ जाता है। तो फिर वो अपने आसपास की चीजों को प्रशासक के नजरिए से देखना शुरू करता है, प्रशासक के जैसा बात करना शुरू करता है, प्रशासक के जैसा सवाल पूछना शुरू करता है। प्रशासक की तरह वह अपने गांव में, अपने समाज में किसी भी तरह की कमियों को, प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने के प्रयास करना शुरू करता है। तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आधा प्रशासक बनाती है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मौलिक अधिकार का प्रयोग वास्तविक जीवन में कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य हम पढ़ेंगे, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बेसिकली समाजवादी समाज की परिकल्पना की गई है, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है। कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए, उसके निर्देश डीपीएसपी में हैं, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान का संशोधन, इसकी प्रक्रिया क्या है, संविधान में बदलाव कैसे आता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। भारत का संविधान दुनिया के दूसरे संविधानों से कैसे अलग है, संशोधन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, संशोधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत और अमेरिका में क्या फर्क है, भारत और इंग्लैंड में क्या फर्क है, हम संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक मूल ढांचा सिद्धांत है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है संशोधन के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम संघ के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन, उसकी कार्यपालिका पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, कैबिनेट पढ़ेंगे। इससे संबंधित करंट डेवलपमेंट्स भी पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं तो करंट डेवलपमेंट्स भी पढ़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री की सत्ता स्थिति क्या है, कैसे आज भारत का प्रधानमंत्री इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। भारत में पीएमओ की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं।
और वो कैबिनेट व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। संविधान कैबिनेट प्रणाली की बात करता है और आज प्रधानमंत्री सरकार हमारे देश में देखने को मिलती है। हम इसमें समझेंगे प्रधानमंत्री की सत्ता स्थिति क्या है, संविधान में उसके बारे में प्रावधान क्या है, ज्वलंत मुद्दे इससे संबंधित क्या हैं, कैसे मंत्री परिषद का प्रभाव प्रधानमंत्री शासन में कम हुआ है। फिर हम संघ विधायिका पढ़ेंगे, मतलब संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद की संरचना कैसी है, संसद कैसे बनता है, संसद में कौन कौन से अधिकारी होते हैं। जैसे संसद में लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष है, इसको स्पीकर कहते हैं। तो स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, स्पीकर का निष्कासन कैसे होता है, स्पीकर के पास क्या शक्तियां होती हैं, लोकसभा का स्पीकर राज्यसभा के चेयरमैन से कैसे भिन्न होता है, संसद विधि कैसे बनाती है, कानून कैसे बनाती है। आप टीवी पर देखते होंगे संसदीय प्रक्रिया चलती है, सुबह 11 बजे प्रश्न काल शुरू होता है और संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, उसे प्रश्नकाल कहते हैं। तो प्रश्नकाल के बारे में आप जब देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो आप कई बार यह विचार नहीं कर पाते हैं कि यह प्रश्नकाल कैसे चल रहा है। क्या प्रश्नकाल से ही विधि बन जाती है, और नहीं तो कानून बनाने की प्रक्रिया है क्या, उसमें प्रश्नकाल कहां किस जगह पर बैठता है, प्रश्नकाल का महत्व क्या है। विधि में भी कई प्रकार की विधियां होती है। एक साधारण विधि होती है, एक धन विधेयक पारित होता है जिसमें पैसे धन संबंधित प्रावधान होते हैं। तो साधारण विधि में और धन विधेयक में क्या फर्क है। संविधान का संशोधन जिसके बारे में हमने चर्चा किया, वो भी एक विधेयक है, वो भी एक विधि है। वो अन्य विधियों से कैसे भिन्न है, इसके बारे में हम विधायिका में पढ़ेंगे। तो संरचना विधायिका की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे, संघ के बारे में। ऐसे ही हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आप जिस भी स्टेट पीएससी की तैयारी करें, आपको राज्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो राज्य के बारे में कॉमन पढ़ाई हर एग्जाम में होती है, यूपीएससी में हो या पीसीएस में हो, सभी परीक्षाओं में राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका पढ़ाई जाती है। तो राज्य की कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, राज्य की कैबिनेट या मंत्री परिषद आती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनका निष्कासन कैसे होता है, उनकी शक्तियां क्या हैं। राज्यपाल विवादों में रहा है, राज्यपाल संबंधित विवाद क्या है। कई सारे आयोग हैं जो बनाए गए केंद्र राज्य संबंध के बारे में, वो विवाद क्या है, वो आयोग कौन से हैं जो उन विवादों पर बात कर रहे हैं। राज्य विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संघ की विधायिका पढ़ी वैसे राज्य की विधायिका पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश, न्यायपालिका पढ़ेंगे। न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर बैठता, सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे हाई कोर्ट बैठता, उच्च न्यायालय, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अधीनस्थ न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, कैसी उसकी संरचना है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अन्य न्यायाधीश कौन है, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, कितनी संख्या उनकी है, वो कैसे काम करते हैं, उनके पास विशेष शक्तियां क्या हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के सदस्यों को या न्यायाधीशों को कैसे निष्कासित किया जाता है, उनका इंपीचमेंट प्रोसेस। राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान है संविधान में, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। हमारे देश में पहले पंचायत नहीं हुआ करती थी। हमारे देश में पहले पंचायत नहीं हुआ करती थी। पंचायत अगर थी भी तो उसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। पहली बार 73वें संशोधन अधिनियम से 1992 में
पंचायत के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया। इसके पहले पंचायत बनती थी। 1959 में बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, 66 तक आते आते पंचायत खत्म हो गई। आज पूरे देश में आप देखेंगे पंचायत काम करता है। गांव के स्तर पर पंचायत है, समिति यानी ब्लॉक के स्तर पर पंचायत है, जिला के स्तर पर पंचायत है। तो गांव के स्तर पर पंचायत को स्थानीय स्वशासन की इकाई कहते हैं। स्थानीय स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, जनता खुद शासन कर रही है, स्वशासन। तो पंचायत को स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर स्वशासन की इकाई कहते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट कहते हैं। तो वो पंचायत के बारे में संविधान क्या क्या प्रावधान करता है, ग्राम सभा कैसे बनती है, ग्राम सभा कैसे काम करती है, पंचायत के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके पास किस प्रकार की शक्तियां हैं, संविधान में उन शक्तियों का वर्णन कैसे है, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, पंचायत के चुनाव में किस तरह की समस्याएं आती हैं, पंचायत के जो वित्त है, धन है, उनको कहां से मिलता है, पंचायत के वित्त के लिए आयोग की व्यवस्था की गई वो क्या है। पंचायत के साथ साथ शहर के लेवल पर नगर पालिका है। तो हम नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जो लोग शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, वहां वो म्युनिसिपैलिटी देखते होंगे, जिसको नगर पालिका कहते हैं। जो बड़े शहर में रहते हैं वो नगर निगम देखते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर निगम के बारे में या नगर पालिका के विषय में संविधान में क्या प्रावधान है। 74th अमेंडमेंट से 1992 से नगर पालिका स्थापित की गई। तो क्या प्रावधान है संविधान में उनके बारे में, कैसे वो काम करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको क्या क्या विषय आवंटित किए गए हैं, शहरों की नई चुनौतियां क्या हैं, ये सब हम पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। इसमें हम कुछ ऐतिहासिक समितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्होंने पंचायती राज स्थापित करने के सुझाव दिए। तो पंचायत जब आप पढ़ लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था जब आप पढ़ लेते हैं, तो आप गांव के स्तर पर चल रहे प्रशासनिक व्यवस्था को समझ जाते हैं। और जो गांव से हैं उनके लिए ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। बहुत से राज्यों में देखा जाता है कि सरपंच बेईमान होते हैं, बहुत से राज्यों में देखा गया ग्राम सभा काम नहीं कर रही है, बहुत से राज्यों में ऐसा देखा गया कि पंचायत के लिए जो फंड आता है उसको ऊपर ही ऊपर 3 लोग मिलकर खा जाते हैं, सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी और जूनियर इंजीनियर, 3 लोग मिलकर फंड को खा जाते हैं। जब आप इस व्यवस्था को पढ़ते हैं, संविधान के इस प्रावधान को पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं, तो आप गांव में चल रहे किसी भी तरह की कुरीति को, भ्रष्टाचार को, समस्याओं को दूर करने में अपना योगदान दे सकते हैं। पॉलिटी की पढ़ाई की खास बात यह है कि यह आपको व्यवहारिक आवश्यकताओं में भी उपलब्ध होती है। यानी अगर आप कुछ करना चाहते हैं वास्तव में समाज के लिए, देश के लिए, तो मात्र पॉलिटी की पढ़ाई करके आप कर सकते हैं। इस पॉलिटी की खास बात यह है, यानी आप पॉलिटी पढ़ के आधा प्रशासक बन जाते हैं, ऐसे बात जब मैंने आपको बताया, आप आधा प्रशासक बन जाते हैं, तो ये गलत नहीं। तो हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, उसके अलावा हम इसमें नगर पालिका भी हम पढ़ेंगे साथ साथ में। उसके अलावा हम, हमारे संविधान में कई निकाय हैं, बॉडीज हैं, जैसे आयोग है। आयोग में चुनाव आयोग है। रोज आप, अभी जब चुनाव चल रहा था, रोज आप इस पर न्यूज़ देखते थे। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, कोई कहता है चुनाव आयोग तटस्थ संस्था है। तो आखिर चुनाव आयोग क्या है, कैसे उसकी नियुक्ति होती है, कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं, कैसे चुनाव आयोग काम करता है। एक कलेक्टर या एक पीसीएस अधिकारी जब चुनाव चल रहा होता है तो चीफ मिनिस्टर के दिशा निर्देश पर काम नहीं करता, वो कलेक्टर और एसडीएम तब चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर काम करते हैं जब से चुनाव का नोटिफिकेशन आ जाता है।
तो कैसे राज्य के अधिकारी चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, यह बात जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो नहीं जानेंगे, जब आप पढ़ेंगे आपको पढ़ाया जाएगा कैसे। वैसे यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, भाई आप परीक्षा दे रहे हैं, पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, तो जो आयोग आपकी परीक्षा ले रहा है, संविधान में उसके बारे में क्या प्रावधान है, उसके सदस्य कितने होते हैं, कैसे उसकी नियुक्ति होती है, उनकी शक्तियां क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही संविधान में कई सारे निकाय, बॉडीज या संविधान में आयोगों की चर्चा है, तो हम संविधान के आयोगों की बात करेंगे, इसमें बात करेंगे। संविधान के अलावा संविधान के बाहर भी, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटी में केवल संविधान नहीं है, पॉलिटी में आप केवल संविधान की पढ़ाई नहीं करते, राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है ये भी हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, वैधानिक व्यवस्था कैसे काम कर रही है वो भी हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया। तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसी बॉडीज हैं, कुछ ऐसे आयोग हैं जो संविधान के बाहर हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे नीति आयोग है, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जैसे सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जैसे सीवीसी, लोकपाल, सीबीआई है, सीबीआई के बारे में बहुत चर्चा होती है, ईडी के बारे में बहुत चर्चा होती है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये निकाय हैं। इस पॉलिटी में आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर निर्वाचन एवं दलीय राजनीति निर्वाचन के बारे में एक कानून अलग से बना हुआ है हमारे देश में, चुनाव के लिए अलग से कानून बना हुआ है। तो निर्वाचन के लिए जो कानून बना है वो निर्वाचन की व्यवस्था चलाता है, कैसे चुनाव होता है वो चलाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पॉलिटी में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे दल बदल निरोधक अधिनियम। अभी आप सुनते होंगे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और कुछ एमएलएज कह रहे हैं कि हम टीएमसी सरकार से हटकर, टीएमसी पार्टी से हटकर अलग से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अभी आपने न्यूज सुना होगा कि शिवसेना के 6 एमपीज, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 एमपीज निकल करके शिंदे ग्रुप से मिलने वाले हैं। तो क्या उनको संवैधानिक रूप से योग्यता है कि वो एक अपने पार्टी से टूटकर दूसरे पार्टी में मिल जाए? पार्टी से टूटकर दूसरे पार्टी में मिलने के लिए क्या योग्यता होती है, कितने परसेंटेज लोगों की आवश्यकता होती है? हमारा संविधान एक पार्टी से हटकर दूसरे पार्टी में जुड़ने के बारे में क्या कहता है, ये सब इसमें 10th शेड्यूल अनुसूची 10 में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम 10वीं अनुसूची पढ़ेंगे, दल बदल निरोधक अधिनियम पढ़ेंगे, हम लोक सेवा के बारे में पढ़ेंगे। लोक सेवा में अखिल भारतीय सेवा होती है, केंद्रीय सेवाएं होती हैं, राज्य स्तरीय सेवाएं होती हैं, वो सेवाएं क्या हैं, आईएएस कौन है, आईएएस कैसे बनते हैं, ये सब इसके अंदर पढ़ा जाता है। फिर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होता है, केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। फिर कुछ मिसलेनियस बातें जैसे भाषा है, सहकारिता है, संविधान संशोधन है, न्यायपालिका के निर्णय है, और विधि से संबंधित जितना भी करंट डेवलपमेंट्स है, कोई भी नया कानून सरकार द्वारा पारित किया गया, किसी कानून में संशोधन किया गया, ये सारी बातें हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। ये आपको मैंने रफली एक सिलेबस बता दिया। लगभग इस पूरे पॉलिटी को पढ़ने में 110 घंटे का समय लगभग लगता है। 100 घंटे में भी हो सकता है, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो 100 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ जगहों पर कभी कभी क्लास बढ़ती है तो इतना समय आपका लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि यदि आपने ये कोर्स पूरा कर लिया तो भारत की आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में
पॉलिटी विषय के प्रश्नों का उत्तर आप करने के सक्षम हो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो। ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे लिख रहे हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, आप कहीं भी पढ़ लें, पॉलिटी का सिलेबस एक ही है, कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं है सिलेबस में। जो एक कहावत है हिंदी में, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सुना है आपने? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप किसी भी स्टेट पीएससी का, भले ही आप यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट पीएससी का पॉलिटी का सिलेबस निकाल लीजिए, तमिलनाडु चले जाइए, बंगाल चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, सिलेबस निकाल लीजिए, एक ही सिलेबस है, दूसरा नहीं। तो अनावश्यक के क्वेश्चन पूछने से कोई फायदा नहीं है, डिबेट से कोई फायदा नहीं है अभी तो। दूसरी बात ये कि अगर मैं कहूं मेरे हाथ में सोना है, तो आप वहां बैठे बैठे, कहीं पर आप बैठे हुए हैं, आप अज्यूम ही कर सकते हैं, नहीं सोना कैसे होगा, हाथ में सोना सर क्यों रखेंगे, अपने मर्जी से आप इसको अज्यूम ही करेंगे। समझदार व्यक्ति वो है, पढ़ने वाला वो है, ज्ञान लेने वाला वो है, वो कहेगा सर दिखाइए। तो शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, दिखाना, और विद्यार्थी का काम होता है शिक्षक से पूछना, सर बताइए, समझाइए। अगर आपके हाथ में सोना है तो दिखाइए सर। ठीक है। ये सिलेबस 2026 में पूरा नहीं होगा। कोई भी कोर्स 1.25 से 1.5 वर्ष लगता है पूरे कोर्स को पढ़ने में। ठीक है। और फिर आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। कुछ लोग जल्दी पढ़ के समझ देते हैं, परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। बाकी एग्जैक्ट कोर्स ड्यूरेशन वगैरह के बारे में जो हमारे एकेडमी के जो मेंटोर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो आपको बताएंगे कैसे कैसे कोर्स सिलेबस चलेगा। मैं एक शिक्षक के रूप में आज हमारा शेड्यूल है, हमें पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी पढ़ के आप, हाँ, 27 की परीक्षा आप दे सकते हैं। तो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है। हमारी इस पढ़ाई का उद्देश्य क्या होगा, आखिर हमारा पर्पस क्या है, हम क्या इससे प्राप्त करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे हमारा गोल क्या है। जब भी हम कोई काम करते हैं, गोल क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, हम जो पॉलिटी पढ़ेंगे इसका क्या गोल होगा, दो दो उद्देश्य होंगे। पहला उद्देश्य होगा इससे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करना पहला, और दूसरा मुख्य परीक्षा के प्रश्न लिखना। मुख्य परीक्षा के प्रश्न का बेहतर उत्तर लिखना। हमारा उद्देश्य केवल ज्ञानी बनना नहीं, ज्ञान जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन केवल ज्ञानी बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो 10 साल से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा पास नहीं कर पाते। बहुत ज्ञान होता है उनके पास, 10 साल से पढ़ रहे हैं तो ज्ञान तो है ही,
किसी ने क्वेश्चन लिख दिया कि क्या मैं हिंदी मीडियम से क्वालिफाई कर सकता हूं? क्यों नहीं करेंगे भाई, करते हैं हिंदी मीडियम से क्वालिफाई। हिंदी मीडियम से टॉपर भी होते हैं, हिंदी मीडियम से क्वालिफाई करते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना अच्छी बात है, लेकिन मैं उसके पहले ये बात करता हूं, हमारा उद्देश्य पहला केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, केवल नॉलेज गेन करना, नॉलेज इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है, हम अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? प्रिलिमिनरी में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें और मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बेहतर उत्तर लिख सकें। ये आपका उद्देश्य है, यही तो उद्देश्य है। तो हमारा ये दो उद्देश्य है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अब इसके लिए हमें क्या चीजें जरूरी है? तो पहली आवश्यकता है, फर्स्ट, इसके लिए, इस दोनों को प्राप्त करने के लिए पहली आवश्यकता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट की समझ। पहला, इसके लिए चलिए कॉन्सेप्ट की समझ। अगर मैं यहां लिखूं कि कॉन्सेप्ट की गहरी समझ, आम बोलचाल की भाषा वाली समझ नहीं, गहरी समझ। पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लिया। दूसरा, करंट अपडेट्स। मतलब समसामयिकी, करंट अपडेट्स, जो आपने पढ़ा है उस विषय में आज वर्तमान में क्या स्थिति है, करंट अपडेट्स। तो जैसे मैं आपको एक एक बात बता दूं, एक कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, एक कॉन्सेप्ट है कोटा विद इन कोटा, कोटा के अंदर कोटा। तो जैसे बिहार में है महादलित, दलित है उसमें महादलित है, वैसे ही पंजाब में एससी दलित के अंदर वाल्मीकि को और मजहबी सिखों को एक विशेष स्थान दिया गया है। तो कोटा विद इन कोटा मतलब एससी के अंदर भी एक कोटा बना दिया जाए तो उसको कोटा विद इन कोटा कहते हैं। तो कोटा विद इन कोटा पर सुप्रीम कोर्ट का मत 2024 में मत आया और उसने कहा कि राज्य कोटा के अंदर कोटा दे सकती है, संवैधानिक रूप से गलत नहीं। तेलंगाना में भी है, गुड, तमिलनाडु में भी है, बिहार में है, पंजाब में है उपजाति। मैं बताऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के बातों को आपके क्लास लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करूंगा। एनसीईआरटी उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक किताबें पढ़नी चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पंजाब के केस में निर्णय दिया कि कोटा के अंदर कोटा दिया जा सकता है, संवैधानिक रूप से सही है। पहले इसी बात को 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोटा के अंदर कोटा नहीं दे सकते। तो वर्तमान में स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उस पर क्या जजमेंट है, उसको जाने बिना अगर आप कोई उत्तर लिखते हैं तो आपका उत्तर सटीक नहीं होता। तो यहां समसामयिकी को, करंट को, डेवलपमेंट्स को जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती। तो पहले तो कॉन्सेप्ट की गहरी समझ होगी, फिर करंट अपडेट्स, और तब उत्तर लिखने की क्षमता, ये तीसरा है, उत्तर लिखने की क्षमता। इसमें
ये है राइटिंग स्किल, इसमें लेखन शैली। यानी अगर ये दो उद्देश्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले तो कॉन्सेप्ट की गहरी समझ विकसित करनी होगी, दूसरा करंट अपडेट करना होगा, और तीसरा उत्तर लिखने की क्षमता विकसित करनी होगी। तीन चीजें आपको करनी होगी, तो आप ये दो गोल प्राप्त कर सकते हैं। पीटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन का बेहतर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों ने एक दो प्रश्न किया है, मैं आपको बता दूं कि क्या मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तो पढ़ाना मैंने शुरू ही नहीं किया है। किसी ने लिखा एम लक्ष्मीकांत पढ़े, किसी ने लिखा एनसीईआरटी पढ़ें। क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है? तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें कई किताबों का सम्मिश्रण होगा। मैं आपको बता दूं, देखिए पीएम बख्शी होगा, एम लक्ष्मीकांत होगा, एनसीईआरटी होगा, डीडी बसु होगा, सुभाष कश्यप होगा, एस चंद्रा होगी, कई और इग्नू के नोट्स होंगे, कई सारी चीजें मिलाकर आपकी आवश्यकता के अनुसार जो सिलेबस है मैं आपको पढ़ाऊंगा, कई सोर्सेस से आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरी तरफ से अगर आप पूछेंगे कि बुक्स मटेरियल्स पढ़ना है, तो मैं कहूंगा कि एक पुस्तक कोई भी चुन लीजिए रेफरेंस के तौर पर, और हमारे नोट्स को साथ में मिला दीजिए रेफरेंस के तौर पर। लेकिन जो मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं वही मोर देन सफिशियंट है। मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं मोर देन सफिशियंट है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप क्लास पूरी कर लेंगे। उसमें आप कुछ एडिशन कर सकते हैं, उसके लिए आप एक रेफरेंस आपको चुनना है। आप एम लक्ष्मीकांत चुन लीजिए, आप सुभाष कश्यप चुन लीजिए, आप कोई भी पुस्तक, एक अच्छी पुस्तक चुन लीजिए, आप साथ में मिलाकर पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है। क्लास में फर्स्ट क्लास से आंसर राइटिंग नहीं हो सकती, क्लास में आंसर राइटिंग जरूर होगी। क्वेश्चन मैं दूंगा, उसके फॉर्मेट्स आपको बताऊंगा। और किसी ने लिखा एम लक्ष्मीकांत अच्छी किताब है। ठीक है, अच्छी किताब है, आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। पर एम लक्ष्मीकांत अपने आप में सफिशियंट नहीं है। केवल एम लक्ष्मीकांत पढ़ के आप सब कुछ नहीं कर सकते। कैसे? जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा, अभी आप उसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो ये हमने, हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ये हमने इस पर चर्चा किया। अब हम लोग अपनी पॉलिटी की पढ़ाई शुरू करेंगे। अब हम पॉलिटी की पढ़ाई शुरू करेंगे। पॉलिटी हम पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ाते समय पीपीटी बेस्ड पढ़ाई नहीं करता हूं, कराता हूं। लेकिन चूंकि ये सिलेबस डिस्कशन है, कहीं कहीं पर पहले से मटेरियल को लिखना जरूरी हो जाता है। मेरा मेरा जो टीचिंग होगी बहुत एग्जॉस्टिव होगी, बहुत डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। नन्या ने लिखा है कि नोट्स बुक पढ़ना जरूरी है, तो मेरा टीचिंग बहुत डिटेल्स होगी, इन डेप्थ होगी, बहुत गहराई से पढ़ाऊंगा। तो अगर आप मेरे पढ़ाए हुए बात को ही केवल पढ़ लेंगे तो वो मोर देन सफिशियंट होगा। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैं कभी भी एक स्टूडेंट को पुस्तक से अलग नहीं करता हूं कि वो जो स्टूडेंट है वो किताब से अलग हो जाए। इसलिए एक रेफरेंस बुक पढ़ने की बात कह रहा हूं, अन्यथा जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। करंट अपडेट्स जरूर करते रहिए। जो भी कुछ न्यूज़पेपर में, मैगजीन में आप नया पढ़ते हैं उसका समावेश आप करते रहिए। मेरी क्लास के बाद, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक तो मैं करूंगा, लेकिन बाद में आपको 1 साल तैयारी करेंगे, 2 साल तैयारी करेंगे, 3 साल करेंगे, करंट डेवलपमेंट के साथ खुद को अपडेट करते रहिए। और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं कोर्स पढ़ाते हुए, ये संभव है, प्रैक्टिकल है। तो वो चीज़ें रह जाएंगी, उसको आप देख लेंगे कहीं ना कहीं से, किसी सोर्स से। एक रेफरेंस बुक आपको चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब हम लोग पॉलिटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं।
आज से हम पॉलिटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो आपको एक रजिस्टर अपने पास रखना है। यहाँ सवाल कम पूछना है, पढ़ना ज़्यादा है, लिखना ज़्यादा है। बुक्स में एम लक्ष्मीकांत आप ले सकते हैं। प्रिया, आप एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए। एक बेयर एक्ट आप खरीद सकते हैं, एक संविधान की वो पुस्तक पीएम बख्शी की हो या सुभाष कश्यप की हो, जिसमें केवल आर्टिकल्स लिखा हुआ है। और नहीं तो आप इसको इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। पीडीएफ डाउनलोड करके हिंदी वर्जन, बाइलिंगुअल भी, डाइग्लॉट भी होता है, एडिशन आता है जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों होता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, शुरू करें पढ़ना। सबसे पहले मैं आपको जो स्टार्ट करूंगा आज पढ़ाना, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं से शुरू कर रहा हूं। क्यों इसको चुना है मैंने, इस टॉपिक को? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो सब इसके अंतर्निहित होगा, इसी में आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा आपसे कि जो वाकई में सीरियस हैं, क्लास करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो रजिस्टर अपना खोल लें। जब भी बैठें क्लास में रजिस्टर के साथ बैठें, क्योंकि मैं क्लास में डिक्टेशन भी दूंगा, आपको लिखवाऊंगा भी और कुछ लिखने को भी कहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, भारतीय संविधान के विशिष्ट लक्षण, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसकी आप लिस्टिंग करिए। मैं पहले सब टॉपिक से, पहला है विभिन्न संविधान के संचित अनुभवों का समावेश। पहला इसका की विशेषता है विभिन्न संविधानों के संचित अनुभवों का समावेश। विभिन्न संविधानों के संचित अनुभवों का समावेश लिखिए। सबसे लंबा संविधान, लचीला अधिक कठोर कम, लचीला अधिक कठोर कम, लिखित संविधान एवं संसदीय प्रभुता की संगति, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक पुनरावलोकन में संश्लेषण, प्रारूप में परिसंघात्मक किंतु मर्म में एकात्मक, ये जो किसी ने लिखा है, अमित ने, ये सिलेबस भेज दीजिएगा सर। तो ये तो पीडीएफ आपको, ये क्लास की खास बात क्या है, ये पीडीएफ रहेगा आपके साथ उपलब्ध। प्रतिदिन का पीडीएफ अपलोड किया जाता है तो पीडीएफ अपलोडेड होगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें रजिस्टर में लिखना जरूरी होती हैं। ठीक है, तो रजिस्टर में लिखना जरूरी होता है, तो इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं समझाना तो मुझे है ही। संविधान में उपचार के साथ मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों पर मूल कर्तव्यों द्वारा रोक, वेस्टमिंस्टर प्रकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका,
डीपीएसपी द्वारा कल्याणकारी राज्य, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बिना सार्वजनिक मताधिकार, सीमित शक्ति पृथक्करण किंतु संतुलन एवं नियंत्रण, आपातकालीन प्रावधान त्रिस्तरीय सरकार, आपातकालीन प्रावधान त्रिस्तरीय सरकार, असममित संघवाद, ये अन्य में आता है। ये अन्य में आता है। ठीक है, तो ये आप लिस्टिंग किया आपने भारतीय संविधान के विशिष्ट लक्षण। मैं फिर से बता दूं, इस टॉपिक से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि हम पॉलिटी की बेसिक बातें मैं आपको पढ़ा पाऊं, छोटी छोटी बातें आपको पढ़ा पाऊं। जब हम ये पढ़ेंगे तो आप पॉलिटी की बेसिक बातें आप समझ पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप समझ पाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है विभिन्न संविधानों के संचित अनुभवों का समावेश, हम इससे इस टॉपिक की व्याख्या करते हैं, इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। विभिन्न संविधानों के संचित अनुभवों का समावेश। ये संचित अनुभवों का समावेश। इसका अर्थ क्या है? यह भारत के संविधान की पहली और सबसे प्रमुख विशेषता आप कह सकते हैं। यह विशेषता है हमारे संविधान की, इसके लक्षण है, फीचर है। ये संविधान की विशेषता है, संविधान के लक्षण है, संविधान के फीचर है। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं, ये शुरू से स्टार्ट ही समझ लीजिए आप। हमारा संविधान, हमारे संविधान की विशेषता, पहले हम समझें हमारे संविधान को। हमारा संविधान क्या है, कैसे अन्य संविधानों से अलग है। सबका अपना स्टाइल होता है। कुछ लोग संवैधानिक विकास से पढ़ाते हैं, कुछ लोग विशेषताओं से पढ़ाते हैं, अलग अलग टीचर। कुछ लोग आर्टिकल 1 से पढ़ाते हैं, लेकिन आर्टिकल पढ़ने के पहले संविधान के बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे। चंद्रदीप ने सही लिखा है। तो संविधान की विशेषता लक्षणों में सबसे जो महत्वपूर्ण पहला लक्षण है वो है कि भारत के संविधान में दुनिया के कई संविधानों के अनुभव को समाहित किया गया है। यानी भारत का संविधान कई स्रोतों से आयातित है। कई स्रोतों से आयात किया गया है इसमें। कुछ लोग इसको नकारात्मक रूप में कहते हैं, इसके बारे में निगेटिव बात कहते हैं। इसके बारे में कहते हैं कि भारत का संविधान उधार लिए गए सामग्री का एक थैला है। उधार लिए गए सामग्री का
एक थैला है, कुछ लोग कहते हैं इसके बारे में। मतलब भारत का संविधान जब बनाया गया तो कई स्रोतों से संविधान को लिया गया। अब उसमें जो सबसे बड़ा जो स्रोत है, सबसे बड़ा बड़ा स्रोत है, बड़ा स्रोत है, वो है भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम 1935। तो सबसे बड़ा स्रोत है, कहां से लिया गया भारत के संविधान को? तो सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे तो उन्होंने कई सारे कानून, कई सारे अधिनियम लाए। उसमें एक अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935, कहीं पर उसको भारत शासन अधिनियम भी लिखते हैं। तो ये सबसे बड़ा स्रोत है। ये 75% भारत का संविधान है, 75% भाग यहां से लिया गया, और 25% दूसरे जगह से आयातित है, कुछ ओरिजिनल भी है। बाकी हिस्सा या तो ओरिजिनल है, भारत का अपना है, इस अधिनियम में भी नहीं है, संविधान निर्माताओं ने उसको दिया, या फिर दूसरे देशों से लिया गया। तो अन्य देशों से क्या लिया गया, अन्य देशों से क्या सीखा गया, पहले तो हम इसकी बात करें। हमने क्या क्या प्रावधान दूसरे देशों से लिए, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम ये चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत का संविधान उधार लिए गए सामग्री का थैला है, मतलब हमने कुछ भी कहीं से उठाकर अपने संविधान में डाल दिया। कुछ क्रिटिक, आलोचक कहते हैं कि एक पैचवर्क है। कुछ क्रिटिक कहते हैं कि ये पैचवर्क है। पैचवर्क मतलब क्या होता है? जैसे आप जीन्स पहनते हैं तो देखते होंगे कई लोग जीन्स पहनते हैं तो उसमें एक चिप्पी लगी होती है, उसमें कुछ तस्वीर बनी होती है, ठीक है। तो ये हम इसको जब पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि क्या हम वाकई में भारत के संविधान को उधार लिए गए सामग्री का थैला कह सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं कि हमने दूसरे देशों से क्या क्या चीजें आयात किया, हमने दूसरे चीजों से क्या क्या चीजें लिया, क्या चीजें हमने दूसरे देशों से सीखी। तो इसकी एक लिस्टिंग करनी है, इसका एक चार्ट बनाना है, इसको आप बना लीजिए। यहां पर आप लिखिए प्रावधान, और यहां राष्ट्र, देश। प्रावधान क्या है और देश क्या है? तो पहला हम यहां शुरू करते हैं यूएस। यूएस से हमने क्या लिया? तो यूएस से हमने लिया मौलिक अधिकार, अधिकार, न्यायपालिका व्यवस्था, उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान हमने यूएस से लिया, ठीक है। तो ये प्रावधान पहला यूएस। दूसरा, सेकंड यूके। यूके मतलब आप इसको इंग्लैंड भी कह सकते हैं। तो इंग्लैंड से हमने क्या लिया? इंग्लैंड से हमने लिया संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली।
कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट व्यवस्था, द्विसदन व्यवस्था, द्विसदन व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, कैबिनेट व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था। ऐसे तो लिस्ट लंबी है, आप चाहे तो जोड़ सकते हैं इस पर मुख्य बातें हम जो चर्चा कर रहे हैं उसको लिखिए। तीसरा, फिर हम आते हैं आयरलैंड पर। आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया व्यापार, वाणिज्य, स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, फिर हमने लिया जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फिर हमने लिया जर्मन, रीक से आपातकाल, आपातकाल, लिखिए इसको। ये एक्चुअली केवल मैं आपको ये लिखा नहीं रहा हूं, अभी मैं इस पर संविधान की पृष्ठभूमि में जो छोटी छोटी बातें, जो शब्द यहां प्रयोग किए जा रहे हैं, इसके अर्थ क्या हैं, इसके अर्थ क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और जब किसने लिखा, संविधान सभा बनी, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा बनाई गई। 389 लोग थे पहले, घट के 299 हो गए। उसमें 17 मुख्य समितियां थी। ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति ने क्या काम किया, संघ शक्ति समिति ने क्या किया, ये सब बातें बाद में पढ़ाऊंगा आपको। बहुत समय से, लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूं। जो सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट को जो आती है वो ये आती है, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, वो जो शब्द होते हैं जो मैं पढ़ाते समय प्रयोग कर रहा हूं, उन शब्दों को स्टूडेंट कई बार समझते नहीं है। उन छोटे छोटे शब्द जिसकी चर्चा यहां पर हो रही है, अगर उसके बारे में आप जान जाएंगे, तब हम संविधान का इतिहास पढ़ेंगे, आप उसको समझेंगे। संविधान का निर्माण किसने किया, कोई कहता अंबेडकर ने किया, कोई कहता है संविधान सभा ने किया, किसी ने कुछ कहा, वो क्या है आखिर में, वास्तविकता उसकी क्या है, ये सब बातें आपको पढ़ाई जाएंगी, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं जाएंगी। अगर आप पृष्ठभूमि कह रहे हैं संविधान की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन कुछ बेसिक शब्द तो पहले समझें। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, यहां पर हमने जो चर्चा किया है, संसदीय प्रणाली, आखिर क्या है संसदीय प्रणाली, सॉरी,
ये क्या है संसदीय प्रणाली? ये शब्द अगर आप जान जाएंगे, कैबिनेट व्यवस्था क्या है, मौलिक अधिकार शब्द का प्रयोग है कहीं पर, न्यायपालिका, बहुत लोगों को सरकार की शाखाओं के बारे में नहीं पता होता। तो जब मैं ये पढ़ा रहा हूं तो इसके पीछे कारण यह है कि जो बेसिक शब्द हैं वही बात पहले आपको पढ़ाई जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, और तब इतिहास पढ़ाऊंगा, उसके बाद इतिहास पढ़ाऊंगा, सेकंड टॉपिक पढ़ाऊंगा इतिहास, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। समझ रहे हैं? मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, नहीं तो कुछ शब्द मैं प्रयोग करूंगा इतिहास पढ़ाते समय जिसका अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे और हम उलझ जाएंगे। उससे अच्छा है कि पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक वर्ड जो प्रयोग में आता है संविधान में, उसको समझ लें। ठीक है, तो मुझ पर छोड़ दीजिए, एक दो दिन क्लास करिए मेरी, एक दो दिन 3 दिन क्लास करने के बाद आपको समझ में आएगा कि सर आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं सर पहले क्यों पढ़ा रहे हैं, ये बात आपको तब समझ में आएगी। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, ये जर्मन रीख से, मतलब यानी जर्मनी से आपातकाल लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य, यहां तक कि प्रस्तावना में न्याय, न्याय शब्द यूएसएसआर से लिया गया, फ्रांस से लिया गया, फ्रांस से लिया गया रिपब्लिक यानी गणराज्य, फ्रांस से लिया गया, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व या बंधुता, फ्रांस से लिया गया। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई नहीं है, क्योंकि जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें सारा एग्जॉस्टिव, सारे प्रीलिम्स के सारे कंटेंट उसमें है। हाँ, ये शुरू से क्लास है। अब यहां पर हम ये जो हमने बात यहां पे पढ़ना शुरू किया, हमने शुरू से कैसे, ये शुरू से क्यों है, कैसे है, हमारा संविधान बनता है और संविधान में कुछ बातें हम 1935 के अधिनियम से लेते हैं, कुछ बातें हम दूसरे देशों से आयात कर लेते हैं। कौन बनाता है, कैसे बनाता है, वो बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। ये पहली क्लास है, शुरू से क्लास है। कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये हम पढ़ेंगे। ये मैंने जब सिलेबस आपको लिखाया था तो उसमें ये लिखा है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर देखिए संविधान का निर्माण, इसमें संविधान सभा की संरचना, उसकी समितियां, ये है सिलेबस में, ये पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, कुछ महत्वपूर्ण शब्द पढ़ लें, उसके अर्थ पढ़ लें। अब यहां देखिए, हमारा संविधान जब बनाया गया तो इसमें 75% बातें भारत सरकार अधिनियम से ली गई। भारत सरकार अधिनियम कैसे यहां तक 1935 तक कैसे पहुंचा, 1935 तक कैसे पहुंचा भारत सरकार अधिनियम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमने बाकी अन्य देशों से जो चीजें आयात किया, संविधान में डाला, वो ये सब बातें। इसको आप लिखिए, पहले इसकी आप लिस्टिंग करिए। इसमें हम कुछ मूल बातें, जो मैं टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है, कुछ सोचकर पढ़ा रहा है, तो आप उसको पढ़िए, उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, शुरू कहां से किया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, सब सिलेबस में कवर होगा। तो पहला हमने यूएस से आयात किया, यूएस से सीखा, क्या सीखा, यूएस से मौलिक अधिकार सीखा।
मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है, लिखा हुआ है। आप ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं सर? यस, पढ़ाता हूं। संदीप, आपका कोई कमेंट? मैं है ना, ऐसा है कि बहुत से कमेंट्स आप, बहुत से क्वेश्चंस आप पूछते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस की लाइन होती है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो एक बार में देना संभव नहीं। हाँ, मुझे जो लगेगा कि ये जरूरी है, इसका आंसर देना चाहिए, मैं दूंगा। संदीप ने लिखा कि एक कमेंट का आंसर देंगे सर। कमेंट क्या है मुझे नहीं पता, कमेंट आप लिखिए, अगर कुछ देने लायक आंसर होगा तो मैं दूंगा। ठीक है। मोनू ने लिखा है कि आपने डायरेक्ट ही शुरू कर दिया, पहुंच गए, स्रोत पर पहुंच गए, तो ये उसके पीछे कारण है। सबकी अपनी अपनी शैली होती है टीचर की पढ़ाने की। मेरी शैली में यह है कि पहले हम इसको पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, शब्द है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार शब्द हमारे संविधान में भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार कई तरह के अधिकारों से भिन्न होता है। संविधान की रचना ही मौलिक अधिकार की वजह से की जाती है। संविधान इसीलिए बनाया गया किसी भी देश में कि जनता को अधिकार दिया जा सके। जनता को अधिकार देने के लिए संविधान की रचना हुई। संविधान का काम शासन करने वाले की शक्ति को सीमित करना है। संविधान क्यों बनाया जाता है? तो संविधान का उद्देश्य है जो शासन कर रहा है, शासक वर्ग है, उसकी शक्ति को सीमित करना। मैं बात कर रहा हूं यहां पर शब्द मौलिक अधिकार की, ध्यान से पढ़िए। मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार बिल्कुल जीरो से समझना है। संविधान इसी के लिए बना है। एवी डाइसी ने एक पुस्तक लिखी है, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एवी डाइसी एक ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं प्रजातांत्रिक राष्ट्र विधि का शासन से चलता है। जो वास्तविकता में प्रजातांत्रिक देश होगा तो रूल ऑफ लॉ से चलेगा, विधि के शासन से चलेगा। और जो विधि के शासन से चलने वाला देश है वहां पर संविधान जरूरी है, क्योंकि संविधान अधिकार के लिए अनिवार्य है। यानी अधिकार यदि जनता को दिया जाना है तो वहां संविधान बनाना जरूरी है। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में लिखा हुआ है। भाग 3 में लिखा हुआ है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो जनता को मिलना ही चाहिए। मनुष्य के रूप में जीवन जीने के लिए जो अधिकार अनिवार्य हैं वो मौलिक अधिकार हैं। और संविधान में इसकी चर्चा करके हम मनुष्य को गरिमामयी जीवन देने का व्यवस्था करते हैं। तो मौलिक अधिकार, संविधान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी संविधान का जन्म मौलिक अधिकार के लिए हुआ, ऐसा एवी डाइसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब ये जो संविधान है ये जनता को केवल मौलिक अधिकार ही नहीं देता। संविधान क्यों बना? मौलिक अधिकार देने के लिए बना। साथ साथ संविधान इसलिए बना ताकि वो राज्य की शक्तियों को सीमित कर सके, वो शासन करने वाले की शक्तियों को सीमित कर सके। तो संविधान का एक दूसरा कारण राज्य की शक्ति का सीमांकन है। एक दूसरा कारण राज्य की शक्ति का सीमांकन है। तो हम ये पाते हैं कि किसी भी देश में सामान्यतः संविधान होता है, संविधान होता है
जो राज्य की शक्ति को सीमित करने का काम करता है और जनता को अधिकार देने का काम करता है। ठीक है, यह संविधान लिखित हो सकता है जैसा कि भारत में है, यह संविधान अलिखित हो सकता है। तो अब ये स्पष्ट हुआ कि मैंने क्यों यहां से विशेषता से शुरू किया। आपको मैं एक स्टेटमेंट अंबेडकर का बता दूं। अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में एक अधिकार है, उसको कहते हैं संविधान के उपचार का, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। अंबेडकर ने उसको संविधान की आत्मा कहा। अंबेडकर ने क्यों उसको संविधान की आत्मा कहा? क्योंकि यदि मौलिक अधिकार का उपचार न दिया जाए संविधान में तो मौलिक अधिकार बेकार हो जाएगा, और मौलिक अधिकार संविधान में ना हो तो संविधान बेकार हो जाए। इसीलिए संविधान की आत्मा क्या है? मौलिक अधिकार के संरक्षण का संवैधानिक उपचार। अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। तो मौलिक अधिकार भी संविधान की आत्मा है। डाइसी भी लिखता है संविधान का जन्म अधिकार से होता है, अपने रूल ऑफ लॉ में लिखता है संविधान का जन्म अधिकार से होता है। तो यहां जो इस यहां पर जो हमने मौलिक अधिकार जो टॉपिक है, मैंने बताया मौलिक अधिकार क्या है। वो अधिकार जो जनता को गरिमापूर्ण या मनुष्य के रूप में जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार है। और बिना मौलिक अधिकार के संविधान का कोई महत्व नहीं है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसका सर्व प्रमुख उद्देश्य जनता को अधिकार देना है और दूसरा सरकार की शक्तियों को सीमित करना है। ठीक है, तो संविधान एक दस्तावेज है जिसमें लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं और जनता को अधिकार देने के लिए सरकार की शक्तियों को सीमित करना जरूरी है। इसलिए सरकार की शक्तियों का सीमांकन करती है संविधान। तो ये हमने मौलिक अधिकार लिया, कहां से लिया? यूएस से लिया, यूएस से लिया। न्यायपालिका की व्यवस्था क्या है? न्यायपालिका व्यवस्था हमने यूएस से लिया। अब न्यायपालिका व्यवस्था क्या है इसको समझिए। हम शब्द प्रयोग करते हैं सरकार की शाखा। ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की 3 शाखाएं हैं। एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। तीन शाखाएं, सबको यह पता होगा, सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि 3 शाखाएं। अब ये 3 शाखाएं क्यों बनी? पहले एक राजा था, एक किंग हुआ करता था, राजा। इस राजा के पास तीनों शक्तियां अंतर्निहित थी। यही राजा, एक राजा किंग, यही राजा विधायिका था, कानून बनाना इसका काम था। यही राजा कार्यपालिका,
कार्यपालिका, और यही राजा न्यायपालिका। न्यायपालिका, तीनों शक्तियां राजा के पास थी। आपने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स देखे होंगे, पढ़ा होगा, कहानियां सुनी होंगी कि राजा कानून बनाता था। राजा के शब्द ही कानून थे। विधि कौन बना रहा है? राजा बना रहा है। विधि का अनुपालन कौन कर रहा है? क्रियान्वयन कौन कर रहा है? राजा कर रहा है। और राजा ही सुनवाई कर रहा है उस मामलों की जिसमें कानून से किसी को पीड़ा हुई। तो न्याय देना भी राजा का काम है, विधायिका का काम भी वही कर रहा है, कार्यपालिका का काम, तीनों काम वही कर रहा है। ऐसा राजा निरंकुश बन जाएगा। क्यों निरंकुश बन जाएगा? अब राजा ने, मान लीजिए राजा ने एक पुल बनाने का आदेश दिया, किसी नदी पर राजा ने एक पुल बनाने का आदेश दिया, और राजा के लोगों ने पुल बनाया, लकड़ी का पुल बनाया। पुल टूट गया। पुल टूट गया, लोग नदी में गिर के मर गए। अब लोग पहुंचे राजा के पास गुहार लगाते हुए। राजा से कहा कि न्याय करिए महाराज, पुल कच्चा था, कमजोर था, लोग मारे गए, जो दोषी है उसको सजा दीजिए। अब राजा ने खुद ही आदेश दिया था पुल बनाने का, तो राजा स्वयं को दंडित तो करेगा नहीं। राजा खुद के विरुद्ध तो कदम उठाएगा नहीं। तो ऐसे में राजा क्या करेगा? ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करेगा, या करते हुए भी तटस्थ नहीं रहेगा जिसमें कि वह खुद दोषी है। तो जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक ही व्यक्ति के पास है, वो निरंकुश है, यहां पर न्याय नहीं हो रहा है। यहां न्याय नहीं हो रहा है, न्याय की कमी है। तो एक विचारक थे मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू एक विचारक थे। मोंटेस्क्यू फ्रांस के चिंतक थे। इसको हिंदी में मोंटेस्क्यू, ऐसे लिखते हैं, मोंटेस्क्यू। उन्होंने सत्ता का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर की परिकल्पना दी। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर में राज्य की सत्ता को तीन अलग अलग शाखाओं में बांटा गया। जैसे हिमांशु ने लिखा, चौथी मीडिया को बोलते हैं, बहुत सही लिखा। फोर्थ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट मीडिया को कहते हैं, बहुत सही है। लेकिन मीडिया सरकार की शाखा नहीं है, मीडिया एक स्वतंत्र शाखा है। सत्ता का जब पृथक्करण किया गया, मोंटेस्क्यू 19वीं शताब्दी के चिंतक थे, 18वीं शताब्दी के चिंतक थे मोंटेस्क्यू, सॉरी, फ्रांसीसी क्रांति के समय के चिंतक थे मोंटेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर। मोंटेस्क्यू ने 18वीं शताब्दी में कहा कि सत्ता का पृथक्करण होना चाहिए, सत्ता को बांटना होगा। किसमें? तो विधायिका में, जिसके पास विधि बनाने की शक्ति, कार्यपालिका में जिसके पास विधि क्रियान्वयन की शक्ति, विधि क्रियान्वयन की शक्ति, और न्यायपालिका में जिसमें न्याय करने की शक्ति।
या मध्यस्थता करने की शक्ति। शक्ति दी गई, 3 ब्रांचेज में बांटा गया, इसको सत्ता का पृथक्करण किया गया। अब जब मैं ये लिख रहा हूं, एक प्रश्न आया है, अच्छा प्रश्न है क्लास की शुरुआत में, क्या हमें नोट्स करना है क्या नहीं, क्या हमें नोट करना है क्या नहीं। बस सही प्रश्न है। जितनी चीजें मैं बोर्ड पर लिखता हूं, ध्यान रहे एक बार फिर से, जितनी बातें मैं बोर्ड पर लिखा रहा हूं, आपको एज इट इज लिखना है, और फिर मैं आपको डिक्टेशन दूंगा। आज पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन में लगा समय, धीरे धीरे करके जब क्लास में आप सेट होने लगेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि पढ़ाई कैसे चल रही है। ठीक है, जो मैं बातें लिखाऊंगा, बोलूंगा कि लिखिए, तो आप नोट्स बनाएंगे। जब मैं नहीं कह रहा हूं लिखने के लिए, लेकिन ये बात लिख रहा हूं यहां पर, जैसे मैंने यहां पर ये लिखा, टेबल बनाया, तो ये टेबल जो मैंने आपको बना कर दिया, इसको अपने से जब बोर्ड पर लिख दिया गया तो आपको खुद ही ये टेबल बना लेना है, मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप ये टेबल बना लीजिए, बिना बोले आप इसको बना लीजिए, क्योंकि मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो ये टेबल बना लिया। फिर मैंने यहां पर लिखा सत्ता का पृथक्करण, यहां पर लिखा सरकार की शाखा, ये लिखा, ये बना, ये भी आपके रजिस्टर में होना चाहिए। ये बेसिक बैच नहीं है, यही बैच सब कुछ है, मतलब ये तो बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है, ये तो बेसिक बैच आपको पढ़ाया जा रहा है, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये इतना डेप्थ होगा कि आप कोई भी परीक्षा, आईएएस की परीक्षा दें, इंटरनेशनल लेवल का कोई, आप अगर जीआरएफ भी दे रहे हैं ना तो भी आप दे सकते हैं। हालांकि ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, पर आप कोई भी एग्जाम लिख सकते हैं। अब हिमांशु ने एक प्रश्न किया है, यह अलिखित संविधान कैसा होता है। ठीक है, बताता हूं उसके बारे में हिमांशु अभी। तो जो मैं नोट्स यहां पर बना रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, आपके रजिस्टर में एज इट इज ये रफ वर्क आपको लिखना है। ठीक है, क्लास प्रतिदिन 1 से 3 बजे चलेगी, प्रतिदिन 1 से 3 चलेगी, मंडे टू सैटरडे, संडे क्लास नहीं होगी। बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा, मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा। पहली क्लास है इसलिए लिखवा नहीं रहा हूं, और कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। आप पीसीएस ही नहीं, आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपीएससी का एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम, कोई भी पीसीएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, सब कवर होगा। आप देखिएगा कैसे। और यूपीपीएससी और यूपीएससी में तो सिलेबस में कोई अंतर ही नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब किसी ने लिखा लिखने का समय दीजिए, हाँ, तो आप जब मैं ये पढ़ा रहा हूं, नेचुरल फ्लो में पढ़ा रहा हूं, तो आप अगर लिख पा रहे हैं तो लिखिए, इसको लिखिए, नहीं तो मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूं तब लिखिए, या फिर मैं आपको लिखने के लिए ये पेज अवेलेबल कराऊंगा, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद मैं अवेलेबल कराऊंगा। जैसे अभी ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा रहा हूं, तो अभी आपको पेज अवेलेबल कराऊंगा, आपको इसको लिखना है। ठीक है, अभी मैंने क्या पढ़ाया, केवल ये पढ़ाया आपको ये पढ़ाया आपको कि हमने यूएस से आप इसको लिख लीजिए, अगर आप कह रहे हैं लिख लीजिए।
मौलिक अधिकार लिया, न्यायपालिका व्यवस्था ली, उपराष्ट्रपति लिया। इंग्लैंड से, यूके से संसदीय प्रणाली ली, कैबिनेट व्यवस्था लिया, द्विसदनीय व्यवस्था लिया। लिखिए जिन्होंने नहीं लिखा है। यूएसए मौलिक अधिकार, न्यायपालिका व्यवस्था, उपराष्ट्रपति। ऊपर हेडिंग में है प्रावधान और राष्ट्र। अलिखित बताऊंगा अभी, अलिखित संविधान अभी बताऊंगा। अभी कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। नोटबुक में, रजिस्टर में, नोटबुक मतलब रजिस्टर में लिखना है आपको। ठीक है, ये लिख लिया। फिर ये लिखिए आयरलैंड से डीपीएसपी, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता समवर्ती सूची, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मन रीख से आपातकाल, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय शब्द, फ्रांस से गणराज्य, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ठीक है, कुछ लोग हैं साथ में नोट कर लेते हैं, अच्छी बात है। फिर मैंने आपको बताया, ये जो हमने यूएस से मौलिक अधिकार लिया, हमने यूएस से न्यायपालिका भी लिया। न्यायपालिका में क्या लिया मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में समझाऊंगा, अभी समय नहीं आया उसका। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हिमांशु ने पूछा था अलिखित संविधान क्या होता है। जैसे इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है, वह संविधान जो किसी एक स्थान पर दस्तावेज के रूप में लिखित नहीं है, उसको अलिखित संविधान कहते हैं। इंग्लैंड में जो संविधान है उसके कई स्रोत हैं, उसमें लिखे हुए दस्तावेज भी हैं और नहीं लिखे हुए कुछ परंपराएं भी हैं। कुछ लिखे हुए दस्तावेज हैं, कुछ कई सारे दस्तावेज हैं, यहां वहां इधर उधर हैं, और कुछ परंपराएं भी हैं। ठीक है, तो वो परंपराएं अगर संविधान का हिस्सा हैं तो उसको अलिखित संविधान कहेंगे। तो अलिखित संविधान वो है जो लिखित दस्तावेज एक जगह पर ना हो। स्पष्ट है? तो मैं अभी आपको बता रहा था, हमने यूएस से न्यायपालिका लिया। अब न्यायपालिका क्या है, तो सरकार की 3 शाखाएं हैं। विधायिका, जिसका काम विधि बनाना, विधि मतलब कानून बनाना। कार्यपालिका, जिसका काम विधि का क्रियान्वयन करना, उसकी शक्ति हो, विधि क्रियान्वयन की शक्ति। और न्यायपालिका, जिसको न्याय करने की शक्ति या मध्यस्थता की शक्ति हो, उसको न्यायपालिका कहते हैं। ये जो 3 शाखाएं बनी, उसका आधार है मोंटेस्क्यू का सत्ता का पृथक्करण, यह सिद्धांत। सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर सत्ता को अलग अलग शाखाओं में बांटा गया। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति के पास सारी सत्ता थी, किंग के पास सारी सत्ता थी, राजा के पास सारी सत्ता थी, राजा निरंकुश बन गया, निरंकुश, जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके, डिक्टेटर बन गया, और न्याय नहीं हो रहा था, इससे न्याय संभव नहीं था।
अलग से न्यायपालिका बनाओ, अलग से विधायिका बनाओ, अलग अलग से कार्यपालिका बनाओ। ये सत्ता का पृथक्करण है, सत्ता को पृथक किया गया, अलग किया गया, सेपरेट किया गया। ठीक है, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी में बेसिक बातें समझेंगे आप, बेसिक जितने कॉन्सेप्ट हैं। अभी आप एक सत्ता का पृथक्करण बात समझा आपने, 3 ब्रांचेज में सत्ता को बांटते हैं। वैसे ही आप अगली क्लास में जैसे जैसे हम ये संविधान की प्रमुख विशेषताएं हम पढ़ना शुरू करेंगे, आगे कंटिन्यू करना शुरू करेंगे, तो एक एक छोटी छोटी बातें अब पढ़ना शुरू करेंगे, जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी पढ़ना शुरू करते हैं। अंकित लिखते हैं कि कुछ वर्क दे दीजिए जो हम करके आए। अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं, बेसिक बातें पढ़ते हैं। आपके पास यदि केजीएस का नोट्स है तो पहले चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपके पास नोट्स है। अगर नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली क्लास में आकर बैठिए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा एक ही दिन में। आप लोग चाहते हैं कि सब चीज सीख लें, सब जान लें बात, तो ये संभव नहीं। पढ़ने का एक पैटर्न होता है, 2 घंटे की क्लास, थोड़ी क्लास होती है, समय लगता है किसी चीज को पढ़ने का। टॉपिक जैसे है, मैंने लिस्ट किया, आपको टॉपिक की लिस्टिंग मैंने करा दी पहले। जो भी कोर्स में रजिस्टर करेगा उसको पीडीएफ मिल जाएगा, जो रजिस्टर्ड लोग हैं उसको पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में वो सिलेबस लिखा हुआ है जो हम डिस्कस करेंगे, जो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और चंद्रदीप ने सही लिखा है कि ये सब बातें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि कोई शब्द मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको नया ना लगे, नहीं तो पता चला मैं कोर्स पढ़ा दिया और आपको वर्ड ही नहीं पता है। इसलिए बेसिक बातें पढ़ाई जा रही हैं। तो अभी हमने आज की क्लास में, आज हमने सबसे पहले तो आपको बताया कि हमें पॉलिटी के सिलेबस में क्या पढ़ना होता है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पॉलिटी का उद्देश्य पढ़ने का क्या है, और हम जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं पॉलिटी में वो हम यहां से भारतीय संविधान के विशिष्ट लक्षण यहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जब हम यहां से यहां तक पढ़ चुके होंगे, 3 या 4 क्लास लगेगी आपकी, तो आप बहुत सी बेसिक बातें, जो मौलिक बातें हैं, शब्द हैं, उसके बारे में आप जान जाएंगे। बहुत से बेसिक वर्ड्स हैं, आप उसके बारे में जान जाएंगे। तब जाकर आप पॉलिटी की जो सब्जेक्ट मैटर की पढ़ाई आप उसको समझ पाएंगे, नहीं तो चीजें कई बार ऊपर से चली जाएंगी। तो इसलिए ये बातें पहले, संविधान की विशिष्ट लक्षण पहले पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब प्रियंका ने लिखा कि सर सरकार की 3 शाखाओं में बांटने के बाद भी सरकार निरंकुश हो तो कोई नियम है? तो ये तभी निरंकुश होते हैं, बांटा तो सिद्धांतों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को इस रूप में बांटा गया है कि संतुलन रहे। तो जब ये संतुलन बिगड़ता है उसी में सरकार निरंकुश बनती है। अगर वो तीनों में संतुलन बना रहे तो निरंकुश कभी नहीं होगी सरकार। उसी को निरंकुश सरकार कहते हैं, जब सरकार ने बाकियों की शक्ति अपने पास ले लिया तो निरंकुश है। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट किया था, समय हमारे पास सीमित होता है। आज हमने बैच स्टार्ट किया, कुछ पृष्ठभूमि पढ़ी, हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन लिया थोड़ा सा, इसलिए हम टॉपिक को उतना नहीं पढ़ पाए। आज हमने राइटिंग वर्क भी नहीं किया है, लेकिन कल से जब हम क्लास करेंगे, कल से, सॉरी प्रियांक, कल से जब हम क्लास करेंगे तो हम लिखने का काम भी साथ साथ में करेंगे, मैं आपको लिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स सेगमेंट कल से दोबारा।
इसी समय पर 1 से 3 प्रतिदिन, सोमवार से शनिवार तक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।